तो बच्चों आज की इस वीडियो के अंदर हम अपना पार्ट 3 डिस्कस करेंगे हमारे चैप्टर 10 का क्लास 6 साइंस का। इसमें हमारा टॉपिक आज होगा मेजरिंग द लेंथ ऑफ कर्व्ड लाइंस। मतलब कि जो हमारी मुड़ी हुई लाइंस होती हैं हम उनकी लेंथ को कैसे माप सकते हैं। वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ कर्व्ड लाइन डायरेक्टली बाय यूजिंग मीटर स्केल। तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या बात समझाना चाहता है कि मानिए आपकी कोई कर्व लाइन है तो आप इसकी लेंथ को डायरेक्टली नहीं माप सकते एक मीटर स्केल के साथ में, क्योंकि यार ये तो स्ट्रेट होता है और ये थोड़ी मुड़ी हुई होती है। और ऐसे ही दोस्तों इसको मापने के लिए हमें क्या करना होगा, वी कैन यूज़ अ थ्रेड टू मेजर द लेंथ ऑफ द कर्व्ड लाइन। तो दोस्तों यहाँ पे हमें बताता है कि हमें क्या करना होगा कि ये हमारी कर्व लाइन हो गई, तो इसके साथ में आप एक धागा रख दीजिए और फिर बाद में धागे को सीधा कर दीजिए। सीधा करने के बाद एक मीटर स्केल को उसके साइड में रख के उसको माप लीजिए, तो आपको कर्व्ड लाइन की लेंथ पता लग जाएगी। तो चलिए अब हमारी एक्टिविटी 4 को डिस्कस कर लेते हैं। Use a thread to measure the length of the curved line AB in figure 10.10। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो बात समझाना चाहता है ना मैं उसको बाद में बताऊंगा, एक बार जल्दी से चलो इसको हम स्टडी कर लेते हैं एक बार पूरे पैराग्राफ को। Put a knot on the thread near one of its end. Place this knot on point A. Now place a small portion of the thread along the line, keeping it taut using your finger and thumb. Hold the thread at this end and point out with one hand. Using the other hand, stretch a little more portion of the thread along the curved line. Go on repeating this process till the other end B of the curved line is reached. Make a mark on the thread, use it touch the end B. Now stretch the thread along a meter scale. Measure the length between the knot in the beginning and the final mark of the thread. This gives the length of the curved line AB। तो बच्चों इस सभी के ऊपर यहाँ पे आपको एक छोटी सी बात यही समझाना चाहता है जो हमने अभी अभी स्टडी की थी कि जो हमारे पास ये गिवन है ना, ये हमारी आप इस पॉइंट को ए मान लो, इस पॉइंट को बी मान लो। तो आप क्या करो, अब एक थ्रेड यानी धागा लो, उसको ए पॉइंट के साथ आप कनोट कर दो या फिर बांध दो या फिर रख दो। उसके बाद क्या करो, अपनी फिंगर के साथ इस धागे को इसके साथ साथ आपका जो ये कर्व्ड लाइन थी ना इसके साथ साथ ऐसे लेके चलो और यहाँ तक लाके फिर उसे यहाँ पे बांध दो। उसके बाद बांधने के बाद फिर आप क्या करो, अपने धागे को बिल्कुल सीधा कर दो और फिर साथ में एक स्केल लो, स्केल को धागे के साइड में रख के उसके ऊपर जो मार्क है उनसे आप पता लगाओ कि इस धागे की लेंथ कितनी है। जितनी आपकी इस धागे की लेंथ होगी उतनी ही लेंथ आपकी इस ए बी लाइन की भी होगी। तो आपको ये प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आप इस एक्टिविटी को घर के ऊपर भी ट्राई कर सकते हैं, तो आप अपने घर पर इसको ट्राई करके ज़रूर देखना। We see that a lot of care to ensure that we are measuring distance and length correctly, and we need some standard units and device with which we measure the distance and can convey our result to other। तो दोस्तों यहाँ पे बताता है कि इस सभी से हमें ये बात समझ में आती है कि हमारी डिस्टेंस या मेज़रमेंट के लिए हमें बहुत संभल कर काम करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि यार जब भी हम उसको अच्छे से माप पाएंगे। अगर यहाँ पे हम थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कर देंगे तो हम उसे अच्छे से नहीं माप पाएंगे। और यार यहाँ पे एक बात और हमें समझाना चाहता है कि हमें किसी स्टैंडर्ड यूनिट की ज़रूरत ज़रूर होती है हमारी किसी भी लेंथ को मापने के लिए और दूसरे लोगों को उसको बताने के लिए। तो बच्चों अब हमारा टॉपिक आता है मूविंग थिंग्स अराउंड अस। मतलब कि जो चीज़ें हमारे आसपास कैसे मूव करती रहती हैं और कैसे चलती रहती हैं। तो इसके लिए हमारे पास गिवन है एक्टिविटी 5। थिंक ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स यू हैव सीन रिसेंटली, लिस्ट देम इन टेबल 10.4। तो दोस्तों यहाँ पे क्या चीज़ हमें बोलता है कि आप उन ऑब्जेक्ट्स उन चीज़ों के बारे में सोचो जो आपने अभी अभी देखी है और उन्हें अपनी टेबल 10.4 के अंदर राइट डाउन कर दो। तो यार वो टेबल आपको आगे दिख जाएगी, मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा। These may include a school bag, a mosquito, a table, people stitching on chair और पीपल मूविंग अबाउट। तो दोस्तों इसमें क्या बताता है कि जो जो आपने देखा उसके अंदर कुछ भी हो सकता है। जैसे आपका स्कूल बैग हो गया, एक मच्छर हो सकता है, एक टेबल हो सकती है, कोई इंसान एक चेयर के ऊपर बैठा वो भी हो सकता है, या फिर कोई इंसान चलता हुआ वो भी हो सकता है। The list may have a butterfly, a dog, cow, your hand, small baby, a fish in water, a house, a factory, a piece of stone or no horse, a ball, a bat, a moving train, a sewing machine, a wall clock or the hands of the clock. Make your list as large as you can।
तो दोस्तों यहाँ पे बताता है कि आप इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें और भी रख सकते हैं, जैसे आप अपना कोई डॉग रख लीजिए, काऊ रख लीजिए, अपने खुद के हैंड्स को भी ले सकते हैं, एक छोटे बच्चे को भी ले सकते हैं, मछली को ले सकते हैं पानी के अंदर, एक फैक्ट्री को ले सकते हैं, स्टोन को ले सकते हैं, कुछ भी लीजिए, पर जितना हो सके आप उसको अपनी लिस्ट को बड़ा बनाने की कोशिश कीजिए। विच ऑफ दीज आर मूविंग विच आर रेस्ट। तो दोस्तों उसके बाद क्या चीज़ आपको निकालनी पड़ेगी कि इनमें से कौन से तो आपके मूव यानी चल सकते हैं और कौन से आपके नहीं चल सकते, वो सिर्फ रेस्ट कर सकते हैं। तो हाउ डिड यू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और एट रेस्ट। तो आपको कैसे पता चला कि ये चीज़ तो आपकी रेस्ट में है और ये चीज़ आपकी मोशन में है। तो आपको इस बात का कैसे पता चला आप मुझे कमेंट में बताना, बाकी हम इसे आगे स्टडी करने ही वाले हैं। तो बच्चों ये है आपकी वो टेबल 10.4, इसके अंदर आपको राइट डाउन करना है, जैसे हाउस और फ्लाइंग बर्ड यहाँ पे हो गई। जो फ्लाइंग बर्ड है वो तो आपकी हो गई मोशन के अंदर, और जो आपका घर है वो रेस्ट के अंदर है। ऐसे जो आपकी टेबल है वो रेस्ट के अंदर है, और जो आपका सेकंड हैंड हो गया क्लॉक का वो हमेशा चलता रहता है। You might have noticed that the bird is not at the same place after some time while the table is at the same place। तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या बात बताता है कि आपने एक चीज़ तो ज़रूर देखी होगी कि आप जो पक्षी को एक जगह देखते हैं और कुछ टाइम के बाद उसी जगह दोबारा उस पक्षी को देखने की कोशिश करते हैं तो आपको वो पक्षी वहाँ पे दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो वहाँ से उड़ जाता है। बट जो आपकी टेबल होती है आपके क्लासरूम के अंदर, आपके घर के अंदर, वो वहीं रहती है, जबकि आप उसे कितने टाइम के बाद भी देख लें। On this basis you may have decided whether an object is rest or in motion। तो इसी सब चीज़ों को देख के आपने पता लगाया होगा कि भाई ये ऑब्जेक्ट चल सकता है या ये नहीं चल सकता, ये रेस्ट में रह सकता है। Let us look at the motion of an ant closely। तो चलो दोस्तों हमारा एक मोशन एंट का चेक करते हैं, जिससे आपको कुछ अच्छा समझ में आएगा। तो अब हमारी एंट यानी चींटी के मोशन के लिए हमारे पास एक्टिविटी 6 गिवन है, तो चलिए इसे स्टडी कर लेते हैं। सिलेक्ट अ प्लेस वेयर यू फाइंड एंट्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ऐसी जगह को ढूंढना है जहां पर आपको चींटियां आसानी से मिल जाएं। स्प्रेड अ लार्ज शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन द ग्राउंड एंड कीप अ लिटिल शुगर ऑन इट। तो दोस्तों यहाँ पे क्या बोलता है कि उसके बाद आपको क्या करना होगा, जो आपका वाइट पेपर होता है ना, आप उसको क्या कीजिए, अपनी वहाँ पे जगह के ऊपर रख दीजिए और उसके ऊपर शुगर डाल दीजिए। Ants are likely to be attracted to the sugar. You will find many ants crawling on the sheet of paper soon। तो फिर क्या होगा, जो आपकी आंट्स है ना वो शुगर यानी आपकी चीनी को देख के आपके पेपर की तरफ भागी चली आएंगी, और फिर कुछ टाइम के बाद आप क्या देखेंगे, जो आपकी आंट्स यानी चींटी थी वो उस पेपर के ऊपर क्रोलिंग कर रही हैं यानी रेंग रही हैं। For any one ant, try and make a small mark with a pencil near its position when it has just crawled on the sheet of paper। तो दोस्तों यहाँ पे हमें एक बात और बताता है कि आप एक काम कीजिए, अपनी पेंसिल के साथ उस पेपर पे कहीं मार्क बना दीजिए जहाँ भी आपकी चींटी ने रेंगना स्टार्ट किया हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाया भी गया था इस फिगर के अंदर। कीप मार्किंग इट्स पोजीशन आफ्टर अ फ्यू सेकंड्स। और फिर कुछ सेकंड के बाद जब आपकी चींटी थोड़ी आगे बढ़ जाए फिर उस पोजीशन को मार्क कर दीजिए। ठीक है, आफ्टर सम टाइम शेक द पेपर ऑफ द शुगर एंड द एंड्स, कनेक्ट द डिफरेंट पॉइंट्स यू हैव मार्क्ड विद एरोज टू शो द डायरेक्शंस इन विच द एंड्स वाज मूविंग। तो दोस्तों यहाँ पे बताता है कि फिर आप क्या करना, कुछ टाइम के बाद उस पेपर को हिला के एक जगह इकट्ठा कर देना और फिर बाद में अपना माप के देखना कि जो आपकी आंट्स थी वो कैसे चल रही थी, मतलब कि जो आपने पॉइंट्स मार्क किए थे उनकी हेल्प से। Each points you have marked show where the ant moved to in an interval of few seconds। तो दोस्तों जो आपने सभी पॉइंट्स मार्क किए थे वो आपको बताएंगे कि आपकी जो आंट यानी चींटी थी वो कितनी सेकंड के अंदर कितना चली और कितना घूमी। तो अगर आपको इस एक्टिविटी को मैं दोबारा समराइज़ करके बताऊं तो इसके अंदर हमें क्या बोलता है कि आपको क्या करना है, एक वाइट पेपर लेना है, उसके ऊपर अपनी थोड़ी शुगर को डाल देना है और इसको वहाँ जाके रखना है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा चींटियाँ दिखाई देती हों। फिर वो चींटियाँ इसके ऊपर आ जाएंगी, तो आप जब चींटियाँ आपकी शुगर उठा के इस पेपर के ऊपर से चलना स्टार्ट करेंगी तो वो क्या करेंगी, क्राउलिंग करेंगी या फिर रेंगेंगी। तो फिर आपको क्या करना है, उनकी जो पहले वाली पोजीशन थी उसको मार्क करना है, फिर थोड़ी देर के बाद वो इस जगह से दूसरी जगह आ जाएंगी, उस पोजीशन को मार्क करना है और फिर बाद में आपको पता लगाना है कि उन्होंने कैसे चला और कैसे उन्होंने अपनी कुछ टाइम के बाद अपनी डिस्टेंस को कंप्लीट किया और कैसे उन्होंने अपने डायरेक्शन को भी चेंज किया, जैसे इस फिगर के अंदर हमारे पास यहाँ पे भी दिखाया गया है। आप इस मार्क के निशान को देख सकते हैं।
तो चलो अब आगे स्टडी कर लेते। मोशन सीम्स टू बी सम काइंड ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम, इज नॉट इट। तो दोस्तों इससे हमें मोशन क्या बात समझ में आती है कि जो भी हमारा अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया या फिर कोई भी चीज़ हो गई जो अपनी पोजीशन को कॉन्टिन्यूसली चेंज करती रहती है, किसके साथ में, टाइम के साथ में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोशन। इन एक्टिविटी 5 वेयर डिड यू प्लेस ऑब्जेक्ट लाइक अ क्लॉक, a sewing machine or an electric fan in your grouping of objects? Are these objects moving from one place to other? तो दोस्तों आपने मोशन के अंदर अपने इलेक्ट्रिक फ़ैन को भी रखा होगा, अपनी सीविंग जो आपकी सिलाई वाली मशीन है उसको भी रखा होगा। तो आपको क्या लगता है कि ये सभी चीज़ें मोशन करती हैं? तो नो, आपको नो लगता है। Do you notice movement in any of their parts, the blades of the fan or the hands of the clock, हाउ दे आर मूविंग? तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये मूव कर रही हैं जबकि वो तो एक ही जगह खड़ी हुई है? इज़ देयर मूवमेंट सिमिलर टू दैट ऑफ एन एंट और अ ट्रेन? क्या आपको लगता है कि जो उनकी मूवमेंट है या फिर जो उनकी चाल है वो एक ट्रेन की तरह है या फिर एक आंट की तरह है? Let us now look at some types of motions to help us understand these differences. तो चलो अब हम अपने मोशन की कुछ टाइप्स को देख लेते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये हमारा कौन सा मोशन है। तो चलो यार, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ मोशन। You have observed the motion of a vehicle on a straight road, march past of shoulder in a parade or falling off a stone. What kind of motion is this? तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या बताता है कि आपने देखा होगा जो आपके रोड के ऊपर कारें कैसे चलती रहती हैं, सीधी कोई इधर से आ रही होती हैं। ऐसे आपने सोल्जर को भी देखा होगा कि वो कैसे मार्च पास यानी कि अपनी करते हैं जो उनकी परेड होती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये हमारा कौन सा मोशन है? Sprinters in a 100-meter race also move along a straight track. Can you think of more such examples from your surroundings? तो दोस्तों यहाँ पे ये बात भी हमें बताता है कि जो हमारे स्प्रिंटर्स होते हैं ना वो भी अपनी 100 मीटर की रेस के अंदर ऐसे ही सीधे भागते हैं। तो दोस्तों क्या आप और भी ऐसी चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं जो कि आपकी सीधी भागती हैं या सीधी चलती हैं, मतलब कि स्ट्रेट लाइन के अंदर अपना काम मोशन करती हैं? In all these examples we see that objects move along a straight line. This type of motion is called the rectilinear motion. तो दोस्तों हमें यहाँ पे क्या बात बताता है कि जो भी हमारा मोशन स्ट्रेट लाइन के अंदर होता है हम उसे क्या बोलेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन। तो आप उसको यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट टर्म है, रेक्टिलिनियर मोशन। तो बच्चों अब बात आती है हमारी एक्टिविटी 7 की। टेक अ स्टोन, टाई अ थ्रेड टू इट एंड व्हील इट विद योर हैंड। ऑब्जर्व द मोशन ऑफ द स्टोन। वी सी दैट द स्टोन मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या बताता है कि आप एक जगह खड़े हो जाइए और फिर क्या कीजिए, अपने हैंड्स में एक धागा लीजिए और उस हैंड के एक एंड में आप एक पत्थर को बांध दीजिए और फिर उसको ऐसे घुमाइए पत्थर को। अगर आप घुमाएंगे तो जो आपके धागे से उस पत्थर की डिस्टेंस है वो तो सेम रहेगी, जबकि जो आपका ये पत्थर है इसकी डिस्टेंस आपकी कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहेगी। इन दिस मोशन द डिस्टेंस ऑफ द स्टोन फ्रॉम योर हैंड रिमेन द सेम। तो देखा आपने, यहाँ यही बात बता रहा है कि जो हमारे हाथ से इस स्टोन की यानी इस पत्थर की डिस्टेंस रहेगी घूमते टाइम वो सेम रहेगी। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तो इसे हम क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। The motion of a point marked on the blade of the electric fan or the hands of a clock are example of circular motion. तो दोस्तों यहाँ पे हमें बताता भी है कि जैसे ये हमें दिखाए गए हैं, जो हमारे पंखा हो गया और जो हमारी ये बैल पुराने टाइम के अंदर चलती थी जिससे हम अपना पानी कुएं के अंदर से बाहर निकाल के अपनी इरिगेशन करते थे, तो ये सभी हमारे क्या थे? सर्कुलर मोशन। तो चलिए अब आगे स्टडी कर लेते हैं। The electric fan or the clock by themselves are not moving from one place to another, but the blades of the fan rotate and so do the hands of clock. If we mark a point anywhere on the blade of a fan or the hands of the clock, the distance of this point from the center of the fans or the clock will remain the same as they rotate. तो दोस्तों यहाँ पे हमें एक बात बताता है कि मानो आप क्या करो कि यहाँ पे आपने कोई पॉइंट बना दिया इस पंखे के ऊपर, जो आपने ये पॉइंट बनाया है इसकी और जो इसके सेंटर की डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगी जबकि ये घूमता हुआ हो तब भी। तो दोस्तों इसके अंदर हमारे क्या खास बात होती है? ये होता है हमारा सर्कुलर मोशन। तो चलो अब देखते हैं हमें बोजो क्या बोलते हैं।
Bojo is not sure why we say that the distance of the stone from your hand is the same when we whirl it around. Can you help him understand this? Remember that the stone is held with a string. तो दोस्तों यहाँ पे हमें एक बात बताता है कि जो ये बोजो है ना बिल्कुल कंफ्यूज हो रखा है कि हम कैसे कह सकते हैं कि जो हमारी पत्थर से हमारे हाथ की डिस्टेंस है वो सेम है। तो यार आप एक बात यहाँ पे नोटिस करो, चलो बोजो की बात को आपको भी समझाते हैं। तो मानो ये आप खड़े हो और आपका हैंड है, इसमें आपके यहाँ पे एक धागा है, उस धागे से आपने इस पत्थर को बांध रखा है। तो यह यार जब आप इसको घुमाओगे ऐसे तो आपका पत्थर ऐसे घूमता रहेगा फैन के जैसे, और उसकी डिस्टेंस आपके सेंटर से बिल्कुल सेम रहेगी। लेकिन जब आप इसको घुमाना बंद कर दोगे तो क्या होगा, जो आपका ये पत्थर था ये थोड़ा नीचे गिर जाएगा, मतलब कि नीचे की साइड में आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा। बट जब ये घूम रहा था यानी सर्कुलर मोशन के अंदर था, तब इसकी आपके हैंड से डिस्टेंस क्या थी, बिल्कुल सेम थी। तो यार यहाँ पे बोजो का क्वेश्चन हमने दूर कर दिया। तो चलिए अब आगे स्टडी कर लेते हैं। In some cases, an object repeats its motion after some time. This type of motion is called the periodic motion. Take a stone tied with a string that you used in activity 7. Now hold the string in your hand and let the stone hang from it. This is a pendulum. Pull the stone to one side with the other hand and let it go. तो दोस्तों यहाँ पे हमें बताता है कि हमारे कुछ मोशन ऐसे होते हैं कि जो कुछ टाइम के बाद रुक के करते हैं या फिर अपनी एक ही चीज़ को बार बार करते रहते हैं। तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम बोलेंगे पेरियोडिक मोशन। जैसे कि आप एक काम कीजिए, एक यहाँ पे कोई पिन वगैरह लगा के, उसको धागा लगा के उसके नीचे एक पत्थर लगा दीजिए। उसको लगाने के बाद आप उसको थोड़ा पीछे खींच के छोड़ दीजिए, तो वो कैसे चलता रहेगा आपका, ऐसे 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 चलता ही रहेगा वो। जैसे ये आपका धागा हो गया और ये पत्थर हो गया, एक बार इधर जाएगा और दूसरी बार फिर उधर आएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पेरियोडिक मोशन। मतलब कि जो हमारे धागे के साथ पत्थर बंधा हुआ है ये बार बार ऐसे ऐसे ही कर रहा है, और ये हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा पेरियोडिक मोशन। दिस इज अ पेंडुलम। Pull the stone to one side with the other hand and let it go. Now the pendulum is in motion. It is example of periodic motion. A branch of three moving to and fro motion of a child on a swing string of a guitar or a membrane of drums being played are examples of periodic motion। तो दोस्तों यहाँ पे हमें बताता भी है, जैसे जो हमारा गिटार होता है ना, आपने उसके तारों को ऐसे देखा होगा, तो जब हम उसके तारों को हिलाते हैं तो वो ऐसे अपनी जगह से हिल के बार बार वही पोजीशन में आते रहते हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, पेरियोडिक मोशन हो गया। ऐसे जब कभी आप बच्चे को किसी पालने के अंदर झुलाते हैं तो जो आपका पालना है वो भी बार बार वही मोशन करता रहता है, तो वो भी हमारा क्या हो गया, पेरियोडिक मोशन हो गया। तो ये सब एग्जाम्पल्स हमारे किसके थे, पेरियोडिक मोशंस के थे। ऑब्जेक्ट्स और पार्ट्स ऑफ रिपीट इन अ मोशन आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। और दोस्तों इसमें क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद हमारी ये चीज़ें चलती रहती हैं, जैसे आप इस झूले को देख सकते हैं। और दोस्तों जो आपको पेंडुलम का मैं बता रहा था वो यहाँ पे नीचे दिखाया गया है, और ये आपका गिटार वाला हो गया, ये आपका तबले वाला हो गया, और ये आपका घंटी वाला हो गया। तो चलिए अब आगे समझते हैं। Did you observe a sieving machine as a part of activity 5? You must observe that it remains at the same location while any point on its wheel moves with a circular. It also has a needle that moves up and down continuously as long as wheel rotates. Is not it? This needle is undergoing a periodic motion। तो दोस्तों यहाँ पे बताता है कि आपने सिलाई वाली मशीन तो देखी होगी, उसके अंदर क्या होता है, आपकी ऐसे एक ऊपर टेबल होती है और यहाँ पे एक व्हील लगा होता है, आपने देखा हो तो। और फिर क्या होता है, नीचे ऐसा पैरों से चलाने का होता है, ऊपर आपकी मेन मशीन होती है जो कि आपके कपड़ों को सिलती है। और उस मशीन के यहाँ पे एक सुई होती है, जो सुई आपकी ऐसे ऊपर नीचे बार बार चलती रहती है, और ये सर्कल आपका ऐसे घूमता रहता है। तो ये तो हो गया आपका सर्कुलर मोशन। और जो आपकी नीडल बार बार ऐसे चल रही है, ये हमारा कौन सा मोशन हो गया, ये हो गया हमारा पेरियोडिक मोशन। तो हमें यही बात यहाँ पे समझाना चाहता है। हैव यू ऑब्जर्व क्लोजली द मोशन ऑफ अ बॉल अलोंग द ग्राउंड। तो आपने क्या कभी किसी बॉल को ग्राउंड के ऊपर फेंक के जो वो दोबारा से उठ के ऊपर आती है, उसका मोशन देखा है। Here the ball is rolling on the ground, rotating as well as moving forward along the ground। और दोस्तों कई बार क्या होता है कि मानिए ये ग्राउंड है, इसके ऊपर हमारी बॉल है, हमने इसको ऐसे चला दिया तो हमारी बॉल घूमती भी रहती है और आगे भी चलती रहती है। तो ये हमारे दो चीज़ कर रही है, एक तो कर रही है हमारा रेक्टिलिनियर मोशन और साथ में सर्कुलर मोशन।
Thus, the ball undergoes a rectilinear motion as well as rotational motion. Can you think of other examples where object undergone combination of different type of motion? तो दोस्तों ऐसे ही आप क्या किसी और ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी सोच सकते हैं जो एक साथ में दो मोशन करते हों. We did many measurement activities and discussed some kind of motion. We show that the motion is a change in the position of the object with time. The change in the position कैन बी डिटरमाइंड थ्रू डिस्टेंस मेजरमेंट. तो दोस्तों यहाँ पे हमें बताता है कि हमने मोशन के बारे में क्या पढ़ा कि जो हमारा मोशन होता है वो ये चीज़ होती है जिसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी पोजीशन होती है ना ऑब्जेक्ट की वो चेंज होती रहती है टाइम के साथ में, और उसको मापने के लिए हम ज़्यादातर डिस्टेंस का यूज़ करते हैं. दिस अलाउ अस टू हाउ फास्ट और स्लो अ मोशन इज़. और उससे ही हमें पता लगता है कि जो हमारा ये मोशन था ये कितना फास्ट था और कितना स्लो था. The movement of a snail on the ground, a butterfly fleeting from flower to flower, a river flowing, an aeroplane flying, moon going around the earth, and blood flowing inside our bodies shows that there is a motion everywhere around us. तो दोस्तों अब अपने आसपास देखिए, आपको कहीं तितलियां उड़ती हुई दिखाई देंगी, साथ में आपको नदी बहती हुई दिखाई देगी. जो आपका ये चंदा मामा होता है मतलब कि मून, ये आपके अर्थ के साइड में घूमता रहता है. जो ब्लड है वो आपके जो अंदर वेन्स यानी नसें हैं उनके अंदर चलता रहता है. तो दोस्तों इन सभी को देख के हमें क्या बात समझ में आती है कि मोशन हमारी ऐसी चीज़ है जो हमारे आसपास कहीं ना कहीं चलती रहती है और हर टाइम चलती रहती है. तो चलिए अब जल्दी से अपने चैप्टर की समरी को भी डिस्कस कर लेते हैं. तो फटाफट से चलते हैं. डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो सबसे पहले तो हमने पढ़ा था कि हमारे जो अलग अलग मोड होते हैं ट्रांसपोर्ट के, मतलब कि व्हीकल्स जिनका यूज़ हम करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए. इन एंशिएंट टाइम पीपल यूज्ड लेंथ ऑफ अ फुट, विड्थ ऑफ फिंगर, डिस्टेंस ऑफ स्टेप्स, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. This caused confusion and need to be develop a uniform system of measurement arose. तो दोस्तों यहाँ पे बताता है कि जो हमारा पुराना टाइम था उसके अंदर हमने स्टडी किया था कि जो हम फुट का इस्तेमाल करते थे, अपनी फिंगर्स का इस्तेमाल करते थे अलग अलग चीज़ों को मापने के लिए. बट धीरे धीरे हमने क्या किया, अपने मेजरमेंट के सिस्टम को यूनिफॉर्म कर दिया और एक SI सिस्टम हमने निकल कर हमारे सामने आया. नाउ वी यूज़ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. तो अब हम क्या यूज़ करते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट या SI यूनिट. दिस इज़ एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. और पूरा वर्ल्ड ही इसको मानता है. मीटर इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ इन SI यूनिट. तो दोस्तों जो हमारी मीटर होती है वो हमारी लेंथ की SI यूनिट होती है. ये भी हमने स्टडी किया था. फिर उसके बाद हमने पढ़ा था मोशन इज़ अ स्ट्रेट लाइन इज़ कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन. जो मोशन हमारा स्ट्रेट लाइन के अंदर होगा वो हमारा कौन सा होगा, rectilinear motion. In a circular motion, an object moves such that its distance from the fixed point remain the same. और दोस्तों जो हमारा सर्कुलर मोशन होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी सेंटर से उसकी डिस्टेंस होती है वो तो सेम रहती है और वो ऐसे ही घूमता रहता है. उसके बाद मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन. और हमारा वो मोशन जो अपने आप को बार बार रिपीट करता रहता है वो हमारा होता है पीरियोडिक मोशन.